बेटा डायनेमिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें कॉज ऑफ मोशन is also studied. That branch of physics जिसमें मोशन का कॉज भी पढ़ते हैं और बेसिकली इस यूनिट को हम लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं. ठीक है. और मोशन का कॉज क्या होता है? द कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स. फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है या मोशन से रेस्ट में ला सकता है. बेटा यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया की. कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपने ये पहले भी देखी हुई है, 9th क्लास में भी आपने इनको देखा होगा. इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट. कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती. इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन. It is the inability of a body to change its state of rest or of uniform motion or direction. Inertia एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती. और इनर्शिया क्यों होता है? इनर्शिया इज ड्यू टू मास. इनर्शिया मास के कारण होता है. एक बॉडी के पास अगर ज्यादा मास है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. मतलब अगर किसी बॉडी के पास मास ज्यादा है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाना मुश्किल है, उसको मोशन से रेस्ट में लाना भी मुश्किल होगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना भी मुश्किल है. दैट इज व्हाई दिस इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स. एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Inertia of rest is the inability of a body to change its state of rest. Inertia of motion is the inability of a body to change its state of motion. And inertia of direction is the inability of a body to change its direction. ठीक है. एंड इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए इस चैप्टर में मेनली हमने फोर्स की बात तो करनी है, बट सिंपल वर्ड्स में हम फोर्स बोलते हैं. इसी फोर्स को और बड़े नामों से आप यूज करोगे. यू हैव डिफरेंट नेम्स. इसी फोर्स को हम वेट बोलते हैं. इसी फोर्स को हम रिएक्शन या एक्शन भी बोलते हैं. इसी फोर्स को टेंशन भी बोलते हैं. ठीक है. ये फोर्स के ही अलग अलग नाम हैं, अलग अलग सिचुएशंस में यूज होने वाले. इसी फोर्स को हम पुश या पुल भी बोलते हैं. फोर्स एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है. रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करता है. So inertia is the inability of a body to change its state of rest or of uniform motion. And force लगानी पड़ेगी किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में. यहीं से बेटा हमारा एक स्टेटमेंट है यहाँ. इट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज ए बॉडी कैन नॉट change its state of rest
or of uniform motion. By itself. By itself मतलब जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाते, फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज होगी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यही इनर्शिया की डेफिनेशन भी है, इसलिए इस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो जैसे जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की, बहुत सारी डेली लाइफ एग्जांपल। हम किसी बस में बैठे हैं एंड सडनली बस स्टार्ट हो जाती है। बस स्टार्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में था वो मोशन में आ जाता है, द अपर पार्ट रिमेन्स देयर। तो जब लोअर पार्ट आगे चला जाएगा अपर पार्ट वहीं रहेगा, फील ए बैकवर्ड जर्क। या क्या है, हम बस में बैठे हैं, सडनली क्या होता है, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो अगेन लोअर पार्ट जो बस के कॉन्टेक्ट में है वो तो रुक गया, बट अपर पार्ट तो मोशन में ही है। सो अपर पार्ट मोशन में, तो हमें आगे की तरफ, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी भी गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से जंप लगाते हैं तो क्या होता है, सडनली हमारे जो फुट है, पैर जो है, वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो मोशन में ही रहेगा। सो व्हाट हैपेंस, अगर हम जंप लगा के खड़े हो गए तो विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जंप लगाते हैं एंड फिर थोड़ा सा रन करते हैं, सो दैट हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे रेस्ट में आए। सो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ की, आप और बड़ी सारी एग्जांपल्स देखें। मान लीजिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी देता हूँ। मान लो ये कोई ग्लास है, कोई कंटेनर है, एंड दिस कंटेनर इज हैविंग सम वाटर इनटू इट। ठीक है, ये भी एक सिंपल कॉमन एग्जांपल है, आपने 9th क्लास में भी देखा होगा इसको। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का पीस पड़ा है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस कार्डबोर्ड पीस देयर इज अ कॉइन प्लेस्ड ऑन इट, राइट। अगर हम इस कार्डबोर्ड के पीस को धीरे धीरे से खींचेंगे, द कॉइन विल कम अलोंग। बट अगर हम ऐसे एक फ्लिप करें इसको, जब इसको फ्लिप करेंगे द कार्डबोर्ड विल गो एंड द कॉइन विल ड्रॉप इनटू द वाटर। क्योंकि जब हमने इसको जल्दी से फोर्स लगा के यहाँ से स्लिप करवा दिया तो उसका इफेक्ट इस कॉइन पे हुआ ही नहीं। मतलब वो फोर्स इतनी जल्दी लगी कि कार्डबोर्ड के कारण इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो इट विल फॉल डाउन। ठीक है, या देखें एक ग्लास है, एक विंडो ग्लास जैसे होता है। इस विंडो ग्लास में अगर हम एक बुलेट से फायर करते हैं, बुलेट से फायर करते हैं तो एक पतला सा होल बनता है। लेकिन अगर हम इसी विंडो ग्लास के ऊपर एक स्टोन के साथ या किसी स्टिक के साथ हिट करते हैं तो पूरा टूट जाता है। बिकॉज जब हम बुलेट फायर करते हैं, यहाँ से जहां बुलेट स्ट्राइक करेगी सिर्फ उसी को पार्ट को डिसर्व करेगी, इट विल कम आउट। बाकी वाला जो ग्लास है इट विल रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। किसी कारपेट को हम हैंग करते हैं, कारपेट को हैंग करते हैं वर्टिकली, ऐसे रखते हैं कारपेट को, एंड देन वी स्ट्राइक, ऐसे हैंग करके स्ट्राइक करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ ए सम स्टिक। तो क्या होता है, इसके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे गिरते हैं, क्योंकि जब हम इसको हिट करते हैं तो द कारपेट गोज लाइक दिस एंड द डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड। अब और एग्जांपल्स भी देखें, एक और टेक्निकल एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। बेटा एक थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, बॉक्स, एंड देन देयर इज वन मोर थ्रेड। ठीक है, दिस पोर्शन ऑफ द थ्रेड इज सपोज ए बी एंड दिस इज सी डी, दिस पोर्शन इज सी डी।
अगर हम एक स्लो इसको अटैक खींचते हैं, स्लोली खींचते हैं, तो क्या होता है, स्लोली खींचने से ये इस पोर्शन से टूटेगा। मान लो ये थ्रेड ऐसी है जो टूट सकती है, एक जैसी थ्रेड है दोनों अंदर। अगर हम एक स्लो जर्क देंगे, द थ्रेड विल ब्रेक फ्रॉम दिस रीजन, लेकिन अगर हम सडन जर्क देंगे, इट विल ब्रेक इन दिस रीजन। क्योंकि जब हम स्लो जर्क देंगे उसका इफेक्ट यहाँ पहुंचेगा, और जब हम सडन जर्क देंगे तो वो यहीं पे कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये है बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। एक्चुअल में हमने जो न्यूटन लॉज में जो मेन है वो न्यूटन सेकंड लॉ तो है, बट न्यूटन सेकंड लॉ से पहले वी नीड टू स्टडी ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम इज द quantity of motion contained in a body. Simple words में it is the quantity of motion contained in a body. और जब हम मोशन की बात करते हैं तो बेसिकली स्टेबल मोशन, मोशन मतलब सिर्फ वेलोसिटी नहीं, वो सिर्फ स्पीड के बेसिस पे हम मोशन को डिफाइन नहीं करेंगे। मोशन का मतलब होता है स्टेबल मोशन होना चाहिए। तो किसी भी बॉडी का जो स्टेबल मोशन है वो सिर्फ उसकी स्पीड पे नहीं, बल्कि इस चीज पे डिपेंड भी करता है कि वो बॉडी लाइटर है या हैवी। अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट को बड़ी तेज हम मूव करवाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे मारुति 800 को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे किसी ओपन रोड पे, तो क्या होगा, मास कम होने के कारण वो अनस्टेबल हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास कोई हैवी व्हीकल है, कोई स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, उसे हम 150 से भी चलाएंगे तब भी वो सेफ एंड स्टेबल रहेगी। तो इसलिए मोमेंटम को बेटा जब भी हम डिफाइन करेंगे, मोमेंटम को हम सिर्फ वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं डिफाइन करते, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity. How we define momentum? Momentum is defined as the product of mass and velocity. Represented by the letter P, it is defined as m into v, mass into velocity. Momentum एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और इसकी जो डायरेक्शन है ये वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मोमेंटम इज m into v। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम देखना होगा कभी, वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम देखना होगा, that will be m into magnitude of v. So it is product of mass and velocity. The SI unit of momentum will be kg meter per second. और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, it will be m1 l1 t minus 1. This is the dimensional formula of momentum. but अगर दो डिफरेंट बॉडीज हैं, if two different bodies have same momentum, मोमेंटम का प्लूरल है मोमेंटा। अगर दो डिफरेंट बॉडीज है हमारे पास, उनका मोमेंटम सेम है, then the lighter body has more velocity and vice versa. लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी और
हैवियर बॉडी की वेलोसिटी कम होगी। कब? अगर दो डिफरेंट बॉडीज का मोमेंटम सेम है। टू डिफरेंट बॉडीज हैव सेम मोमेंटम। देखो, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड लिखना भी राइट लाइक दिस, अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है, वी कैन राइट m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। मोमेंटम सेम होने का मतलब है बेटा m इंटू वी सेम है, मतलब m इंटू वी जो है वो कांस्टेंट है। तो m इंटू वी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? m इंटू वी कांस्टेंट होने का मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो चाहे हम लिखें m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, चाहे लिखें v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो जब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, इसका मतलब लाइटर बॉडी हैज मोर वेलोसिटी। मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, मास ज्यादा, वेलोसिटी कम। एंड इफ यू प्लॉट ए ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, m1 v1 is m2 v2, अगर हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे, the shape of the graph will be like this। ठीक है ना? ये वैसे ही है जैसे अगर y इंटू एक्स जो है वो कांस्टेंट है, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, टू डिफरेंट बॉडीज का मोमेंटम सेम होगा तो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा और हैवियर बॉडी की वेलोसिटी कम। लेकिन अगर देखो, अगर दो बॉडीज का क्या लिखा मैंने, अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है तो लिखेंगे m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ये ग्राफ है। लेकिन अगर दो बॉडीज की वेलोसिटी सेम है, बेटा p इज इक्वल टू m इंटू वी। अगर दो बॉडीज की वेलोसिटी सेम है तो p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m पे। इसका मतलब जिसका मास कम है उसका मोमेंटम ज्यादा। और यहां पर अगर हम ग्राफ की बात करें, इनफैक्ट मास तो जीरो होता नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम हियर। और अगर दो बॉडीज का मास सेम हो, सेम मास है दो बॉडीज का, इफ m is same then p is directly proportional to v। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास सेम होगा तो ये ग्राफ बनेगा बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड कैन बी द यूनिट। हमारा बेटा जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, विच इज एक्चुअली द लॉ ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट सेज कि जो फोर्स एक्ट करती है, the force acting on a body is numerically equal to the rate of change of momentum, is numerically equal to the rate of change of momentum। मतलब अगर हम ऐसे लिखें मैथमेटिकली, we write F equals to dp by dt।
चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया मोमेंटम अपॉन टाइम, एंड वी नो दिस मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, therefore F is equal to d by dt of m into v, which means F is equal to, देखो अगर हम इन दोनों को वेरिएबल माने, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, समझ में आ रहा है? ये जनरल फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। अब इसके दो स्पेशल केस हैं। अगर एक बॉडी का हम मास कांस्टेंट, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा जिसमें मास भी चेंज होता है। जैसे आप गाड़ी की एग्जांपल ले लो फॉर द टाइमिंग, गाड़ी में हमने पेट्रोल भर दिया, पूरा टैंक फुल कर दिया, फिर ट्रैवल करके दूसरी सिटी में गए, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ना, वो फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, फ्यूल बर्न हो रहा है, कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, और गाड़ी जो है वो लाइटर होती जा रही है, मास वेरी करता है। लेकिन अभी अगर हम मास को कांस्टेंट लें, बेटा अगर मास कांस्टेंट होगा तो dm by dt विल बी इक्वल टू 0। कैसे? कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, और जब dm by dt 0 होगा तो f क्या बनेगा? m into dv by dt, which will be equal to m into a, because dv by dt is a. In the similar way, अगर मैं बोल दूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, इफ v is कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv by dt जो है वो 0 होगा, और बेटा जब dv by dt 0 हुआ तो f आ जाएगा v into dm by dt। यहाँ ये जो टर्म है आपके पास dv by dt, इसको तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट बेटा ये जो टर्म dm by dt है इसको बोलते कुछ नहीं है, बट ये याद रखें आप, dm by dt is called as rate of change of mass। dm by dt is rate of change of mass। बेटा ज्यादातर केसेस में मास कांस्टेंट है, इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ की ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सबसे ज्यादा यूज होती है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। अब इस स्टेटमेंट को सिर्फ इतना सा देख के ही गैस नहीं लगाना है, यहाँ पर ये जो F है ये अनबैलेंस फोर्स को बोलते हैं, इट इज एन अनबैलेंस फोर्स। मतलब देखो कि अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इधर भी फोर्स लग रही है F, और इसके ऊपर इधर भी फोर्स लग रही है F, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड होने का ये मतलब ये है कि यहाँ इन दोनों फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होगा वो 0 होगा। ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, इसलिए ये कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, इसी बॉडी के ऊपर मान लो ये बॉडी जिसका मास है m, एक फोर्स इधर लग रही है F1, और दूसरी फोर्स ऐसे लगा रहे हैं हम, दिस फोर्स इज F2, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। बेटा अगर नेट फोर्स F है, सो दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये F1 ये F2, तो इनका रिजल्टेंट होगा ये F। और बेटा जो F का मैग्नीट्यूड होगा, सिंस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F का मैग्नीट्यूड होगा तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होगा। मतलब F का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि एंगल F1 और F2 के बीच में कितना है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब जैसे एक फोर्स इधर है F1, दूसरी इधर है F2, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? cos 90 0 होता है, cos 90 0 होने के कारण इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा F, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस
F2 स्क्वायर। ठीक है, जब भी फोर्स को कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन के लिए देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा क्या होगा, F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये वही है जिसको हम ए और बी की फॉर्म में लिखते थे, याद होगा आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा और एंगल tan अल्फा इक्वल टू बी sin थीटा, याद होगा आपको, डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ में F इज ऑलवेज द अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे क्वेश्चन है, ए फोर्स F produces an acceleration a1 in a body, शायद आपने पहले भी किया ये क्वेश्चन, a force F produces an acceleration a1 in a body of mass m1 and an acceleration a2 in another body जिसका मास है m2। तो अगर इन दोनों बॉडीज को कंबाइन कर दें तो इसी फोर्स के कारण कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन produced by the same force if the bodies are combined। बताओ। देखो F is equal to m1 a1, F is also equal to m2 a2, F is also equal to m1 plus m2 into a। So what we have to find here, we have to find a। तो यहाँ से आप m1 का वैल्यू देखो कितना आता है, m1 will be equal to f by a1, और यहाँ से m2 देखो it will be f by a2, और यहाँ डाल दो। So f is equal to f by a1 प्लस f by a2 into a। हम f कॉमन ले लेंगे, 1 by a1 प्लस 1 by a2 into a, ये f और f कैंसिल हो गया। So 1 is equal to 1 a2 प्लस a1 डिवाइडेड बाय a1 a2 into a, जिसके बेसिस पे a हमारा बन जाएगा a1 a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a। ठीक है, ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है F1 और एक फोर्स इसको इधर पुल कर रही है, दैट फोर्स इज F2, बट ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, सो नेट फोर्स कितनी होगी, व्हाट विल बी नेट एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी। देखो F by m नहीं लिखना, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होती है, इन दोनों में से जो बड़ी फोर्स है वो F1 है, वो कैसे पता चलेगा, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय मास, so this will be the acceleration, a equals to F1 minus F2 divided by m। अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती तो F1 प्लस F2 होना। बट जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इस लॉ को लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो यही लिखते हैं F इक्वल्स टू m इंटू a,
ठीक है, आपको पता है ये फोर्स क्या है, ये मास तो केजी में होगा और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, या ये ग्राम में अगर होगा तो इसको लिखते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, दिस इज कॉल्ड एज डाइन। ये बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, हम यूनिट्स की बात करने वाले हैं बेटा यहाँ। ठीक है, इतना तो आपको पहले ही पता है। यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के दो तरह के यूनिट्स हैं, टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। दो यूनिट्स नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। एक है एब्सोल्यूट यूनिट और एक होता है बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट है दैट इज डाइन। और 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। ग्रेविटेशनल यूनिट जो है, अगेन ग्रेविटेशन में वी हैव एसआई एंड सीजीएस। जो एसआई यूनिट है दैट इज केजी वेट, और जो सीजीएस यूनिट है दैट इज ग्राम वेट। SI unit is kilogram weight and CGS unit is gram weight. One kg weight 9.8 न्यूटन होता है। 1 gram weight is 980 dynes। इसी केजी वेट को KGF भी बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स। इसे हम ग्राम फोर्स बोलते हैं। जैसे हम भी तो ये कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, मेरा वेट जो है वो 75 kg है, तो वेट बेसिकली फोर्स है, तो केजी तो मास का यूनिट है। तो जब हम ये बोलते हैं बेसिकली 75 kg, सो इट शुड बी लाइक 75 kg वेट, और इसी को 75 इंटू 9.8 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 750 न्यूटन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो 75 kg वेट होगा 750 न्यूटन के आसपास होता है। तो ये फोर्स के बेटा डिफरेंट यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। तो कभी भी आपको केजी वेट में अगर फोर्स दी हुई है, जैसे लिखा है 10 kgf, so that is 10 into 9.8 न्यूटन, which is 98 न्यूटन। 10 kg weight is 98 न्यूटन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ फोर्स। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का मतलब वेलोसिटी उतनी जल्दी चेंज होगी। जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज नहीं है, वेलोसिटी में जल्दी चेंज है, m इंटू dv/dt है। F equals to ma and is also equal to m into dv/dt। लेकिन अगर मास भी वेरिएबल हुआ, मास भी वेरिएबल होगा तो प्लस v इंटू dm/dt भी लिखना है। Then we have Newton's third law, a simple statement, very common statement. Newton's third law says कि जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, तो वो दूसरी बॉडी भी पहली वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है।
न्यूटन्स थर्ड लॉ में बात की जाती है एक्शन रिएक्शन की, एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये इस पे उतनी ही लगाता है। ठीक है, आप सिंपल वर्ड्स में इस फोर्स को, जैसे ये बॉडी 1 है, ये 2 है, इस फोर्स को अगर F21 बोलें और इसे F12 बोलें, तो हम ये बोलेंगे दोनों फोर्सेस जो हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एक्शन रिएक्शन। ये जो एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल ईच अदर। एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कैंसिल करने का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, एक्शन रिएक्शन नहीं। यहां देखो, इस बॉडी के ऊपर भी एक ही फोर्स लग रही है, इस बॉडी के ऊपर भी एक ही फोर्स लग रही है। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज they act on different bodies. एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कैंसिलेशन तब होती है, देखना ध्यान से, ये एक बॉडी है, एक फोर्स इधर लग रही है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक इधर। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, तो कैंसिलेशन होती है। जब एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है, दूसरी बॉडी के ऊपर दूसरी फोर्स लग रही है, आल्दो ऐसे अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, बट इंडिविजुअली किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इंडिविजुअली जब बॉडीज पे एक्ट कर रही है तो वो फोर्सेस हैं, दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर। बट हाँ, पूरे सिस्टम की बात करें तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। इंडिविजुअल बॉडीज के ऊपर फोर्स लग रही है, बट सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो। एंड इसकी भी बड़ी सारी एग्जांपल है हमारा चलना, आप ये सारी एग्जांपल्स लिख लीजिए, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल, कि जब हम चलते हैं हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, ग्राउंड हमें आगे पुश करता है। ठीक है, हम स्विम करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी हमें आगे धकेलते हैं। बर्ड फ्लाई करता है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, राइट ऑल दीज थ्योरेटिकल एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स ऑल थ्री लॉज। तो कल हम इसका मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी ने अगर वेक्टर्स पढ़ना है, वेक्टर एडिशन पढ़ना है, तो शाम वाली क्लास में बैठ सकते हैं।